तो प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप देख रहे हैं टीचर्स एकेडमी। आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, खड़ी बोली हिंदी का विकास। खड़ी बोली हिंदी के विकास से ही हिंदी गद्य की भूमिकाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो हिंदी गद्य का विकास समझने के लिए हमें खड़ी बोली के इतिहास को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले खड़ी बोली गद्य का जो आंदोलन रहा है, जिसे आज हम आंदोलन जैसे शब्द से नवाजते हैं, जबकि आंदोलन नहीं था। जैसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। आंदोलन कहने मात्र से ऐसा लगता है कि हाथ में औजार होंगे, मसाले होंगी, जुलूस निकलता होगा और क्रांति होगी। कुछ इस तरह के भावबोध हमारे मन में आ जाते हैं। लेकिन वस्तुतः भक्तिकाल का आंदोलन भी इस तरह का आंदोलन नहीं था, और ऐसे ही खड़ी बोली का जो आंदोलन था वो भी इस प्रकार का नहीं था। तो किस प्रकार का आंदोलन था, किस प्रकार का काम हुआ, इस पर हम लोगों ने 2 क्लास कर ली है। आज की ये तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी साथी जुड़ गए हैं, सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और मुझे ये बता दीजिए कि हम लोगों ने खड़ी बोली आंदोलन के जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं, उन हस्ताक्षरों में किसको किसको कर लिया है, एक बार आप मुझे बता देंगे तो हम लोग वहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हम लोगों ने आज इंशा अल्लाह खां को हम लोग करेंगे। ठीक है, इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। सबको नमस्कार है, स्वागत है। ये क्लास मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप अगर देखें तो मेंस में भी आपको इसी तरह के सवाल और इसी तरह के जवाब जो हैं लिखने पड़ेंगे। तो हमारी जो विचारधारा है वो किस तरीके से होनी चाहिए, हमारी जो समझ है वो किस तरह की होनी चाहिए, ये जब तक हम पूरी चीजों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम विस्तृत उत्तर भी नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इंशा अल्लाह खां से। इंशा अल्लाह खां ये उर्दू के बड़े उर्दू फारसी के बड़े शायर थे। ये उर्दू फारसी के बड़े शायर थे। उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी की रचना की। अब यहां पर एक चीज और पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी भाषा के विषय में क्या कहा। अपनी भाषा पर इनके विचार। तो जो प्रमुख खड़ी बोली गद्य के नायक हैं, उन्होंने भाषा के विषय में क्या कहा है यह भी हमें याद रखना चाहिए। लिखते हैं, इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं। इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से यह रचना रची गई थी। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से लिखने के
उद्देश्य से यह रचना लिखी गई थी। ये काफी महत्वपूर्ण कथन है, यानी ये पूछा भी जाता है कि किसने कहा है, किस तरह से कहा है। ठीक है। इंसा अल्लाह खां को एक दिन बैठे बैठे यह बात ध्यान में चढ़ी। इंसा अल्लाह खां को एक दिन बैठे बैठे यह बात बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। इसके बाद शुक्ल जी लिखते हैं, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। मेरा दिल फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। बाहर की बोली और गंवारी कुछ इसके बीच में न हो। ये काफी महत्वपूर्ण है। हिंदीपन भी न निकले और भाखापन भी हो। भी न निकले और भाखापन भी हो। यहां दो शब्द आ रहे हैं। एक तो सर आ रहा है, शब्द आ रहा है हिंदीपन, और दूसरा शब्द आ रहा है भाखापन। तो भाखा का तात्पर्य किससे है? भाखा का तात्पर्य है जो क्षेत्रीय बोलियां हैं या जो क्षेत्रीय स्वरूप है, उससे अर्थ लगाया जा रहा है भाखा का। और हिंदीपन से किसका अर्थ लगाया जा रहा है? तो हिंदीपन का मतलब यह है कि जो उस समय प्रचलित बोली थी हिंदी की, उससे। ये शुक्ल जी लिखते हैं। इसके बाद रानी केत की कहानी से खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य में रानी केतकी की रानी केतकी की कहानी से हिंदी में
खड़ी बोली श्रृंगारिक में सर्वप्रथम गद्य साहित्य की लौकिक संग्रामयी गद्य साहित्य की लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का आरंभ हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जो रानी केतकी की कहानी है, कई बार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार रचनाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि इसकी भाषा कैसी थी। हास्य प्रधान शैली की रचना, तो हास्य प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है। चटकीली, मटकीली और अलंकृत किस्सा गोई शैली। देखिए, पहले प्रेमचंद के, खास करके प्रेमचंद के पहले जो कहानियां लिखी जाती थी उसमें किस्सा गोई की प्रमुखता होती थी। किस्सा गोई का मतलब यह है कि जैसे हम बचपन में दादी नानी की कहानियां सुनते थे तो उसमें बड़ा रहस्य होता था, भाषा में बड़ा प्रवाह होता था, बड़ा ओज होता था। यानी वो चमत्कृत कर देने वाली कहानियां होती थी, अचंभित कर देने वाली कहानियां होती थी। एक राजा था, इतना कहने से ही जो हमारा मस्तिष्क है वो एक छवि बना लेता था कि कैसा राजा था। तो इस प्रकार का, तो चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सा गोई शैली का जो है यह प्रयोग देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा चलती और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। चलती और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। अब उन्होंने एक सवाल यहां और बनता है कि उन्होंने अपनी भाषा से किन चीजों को अलग करने का प्रयास किया, या अपनी बातों में वो क्या कहते हैं कि हमें भाषा से निम्न चीजों को हटा कर रखना है। भाषा से इन चीजों को इंशाअल्लाह खां मुक्त रखना चाहते थे। यही लिख दो। कौन कौन सी बातें हैं? बाहर की बोली, तो उस समय बाहर की बोली का मतलब था अरबी फारसी। उर्दू तो भारत की ही थी। दूसरा, अरबी थी, फारसी थी, थोड़ा बहुत तुर्की का भी प्रभाव था, तो उसको भी बाहर रखना चाहते थे। उन्होंने गंवारी भाषा किसको कहा? तो गंवारी भाषा अर्थात ब्रज, अवधि, इत्यादि। यानी उस समय की जो स्थानीय बोलियां थी उसको भी ये चाहते थे कि हम उसका प्रयोग न करें। भाखापन, अर्थात
संस्कृत के शब्दों का प्रयोग। तो भाखापन भी चाहते थे कि वो बचा रहे, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी होता रहे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इंशाअल्लाह खां के विषय में। तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगले हैं लल्लू लाल। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो ये भी ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि हम अगर इसे लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो भी परीक्षाएं हैं उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी लेखन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को पढ़ना है। हिंदी ग्रंथ रचना के लिए आगरा के निवासी लल्लू लाल की नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी के पद पर हुई थी। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, किस पद पर हुई थी और क्यों हुई थी। तो हिंदी गद्य के हिंदी ग्रंथ रचना के लिए आगरा के निवासी लल्लू लाल की नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी के पद पर हुई थी। अब इनके दो सहायक थे, यहां से भी सवाल बनता है। इनके दो सहायक थे, कौन कौन थे? मजहर अली और काजिम अली। काजिम अली और मजहर अली, इनके दो सहायक थे। ठीक है, किसके सहायक थे? तो लल्लू लाल के दो सहायक थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी पद पर काम करते थे, तो इनके लिए वो इनकी सहायता करते थे। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाएं, पहली रचना इनकी महत्वपूर्ण है, सिंहासन बत्तीसी। अब इस रचना को कैसे याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लल्लू है और ऐसे लल्लू व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा दिया जाए, कोई व्यक्ति लल्लू है और उस लल्लू व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो क्या होगा? वो बत्तीसी अपनी दिखाएगा ना, तो सिंहासन बत्तीसी हो गई। ब्रजभाषा ग्रंथ का खड़ी बोले अनुवाद किया था सुंदरदास का विकृत रचना का ब्रजभाषा में अनुवाद किया इन्होंने। दूसरी महत्वपूर्ण रचना है
बैताल बैताल पच्चीसी, ये शिवदास की है। इस रचना पर थोड़ा सा अच्छे से समझें कि बैताल पच्चीसी में किस तरह का क्रम बनता है। तो शिवदास कविकृत बैताल पंचविंशतिका रचना किसकी है? तो शिवदास की है। शिवदास की रचना कौन सी थी? शिवदास की रचना है बैताल पंचविंशतिका। बैताल पंचविंशतिका, ये किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा की रचना थी। अब इस संस्कृत भाषा की रचना को अनुवाद किया सूरत मिश्र ने ब्रज भाषा में। सूरत मिश्र ने क्या किया? इसका ब्रज भाषा में अनुवाद कर दिया। अब जब ब्रज भाषा में अनुवाद कर दिया, फिर पुनः काजिम अली के साथ मिलकर काजिम अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली में अनुवाद किया। तो इन्होंने ब्रज भाषा में जो रचना लिखी गई थी उसका अनुवाद किया, और संस्कृत में ये मूल रचना मिलती है। इन्होंने रेखता में इसकी रचना की है। यह रेखता गिलक्राइस्ट की यह रेखता गिलक्राइस्ट की हिंदुस्तानी में लिखी गई है। ठीक है। इसके बाद शकुंतला नाटक आता है। अब ध्यान रखिएगा, शकुंतला नाटक का अनुवाद कई लोगों ने किया है। शकुंतला नाटक 1802 में माधोनल मोतीराम कृत ब्रजभाषा पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। समझ के रखिएगा इसको। अब ये माधोनल, अब यह भी रचना मूल रचना का अनुवाद नहीं है, यह भी हिंदी में खड़ी बोली का अनुवाद है। तो यहां का क्या लिखेंगे? खड़ी बोली। हिंदी में इन्होंने इसका अनुवाद कर दिया। इसके बाद प्रेम सागर या नागरी दशम,
अब देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी? कि लल्लू लोग प्रेम करते हैं। क्या बताया था? लल्लू लोग प्रेम करते हैं, और लल्लू लोगों को अगर बैठा दीजिए, कहां पे? सिंहासन पर, तो क्या करेंगे वो? बत्तीसी निकालेंगे। तो इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे कि लल्लू लोगों को अगर हम बैठा दें तो वो बत्तीसी निकालेंगे। प्रेम सागर जिसकी रचना, इसका नागरी दशम भी कहते हैं। अब इसका भी एक क्रम बनता है। प्रेम सागर की रचना भी इन्होंने 1510 में चतुर्बुद्ध दास ने, क्या किया? दोहा चौपाइयों में भागवत के दसम स्कंध का, भागवत के दसम स्कंध का अनुवाद किया। और इसी आधार पर लल्लू लाल ने इसी आधार पर लल्लू लाल ने 1803 में प्रेम सागर की रचना की। इसके अलावा कुछ स्फुट छोटी छोटी रचनाएं भी इनकी मिलती हैं। राजनीति, ब्रज भाषा की रचना है। सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, अब ये क्या है? यह बिहारी सतसई की टीका है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनकी भाषा किस प्रकार की थी। तो लल्लू लाल हिंदी को और उर्दू को यामिनी भाषा कहा करते थे। यामिनी भाषा कहा करते थे। प्रेम सागर की रचना करते समय
करते समय उन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने का संकेत दिया था। किस चीज का संकेत दिया था? तो यामिनी भाषा को छोड़ने का संकेत दिया था। बजुआनी रेखता शब्द का प्रयोग लताई से हिंदी के लिए किया। बजुआन की रेखता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? लताइफ ए हिंदी के लिए। लताइफ ए हिंदी के लिए किया। अब इनकी भाषा को लेकर किस प्रकार की टिप्पणी आती है उसको भाई उसका भी एक स्टेटमेंट है, उसको नोट करेंगे। लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों से ब्रजरंजित खड़ी बोली है। खड़ी बोली है। लल्लूलाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है। काम काम की ही अधिकतर है। नौनित्य व्यवहार के अनुकूल है। व्यवहार के अनुकूल है। न संबद्ध विचारधारा के योग्य। न संबद्ध विचारधारा के योग्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हाँ, फिजिक्स का मेंस करा रहे हैं, चल रहा है। ठीक है, फिजिक्स का साइंस भी चल रहा है, सब मिलेगा आपको। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का है कथन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब इनकी जो रचनाएं हैं उनकी भाषा भी आपको मालूम होनी चाहिए। इनकी अलग अलग रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं। तो
राजनीति माधव विलास और लाल चंद्रिका। राजनीति माधव विलास और लाल चंद्रिका, ये तीनों रचनाएं इनकी ब्रजभाषा गद्य में रचित है। तीनों रचनाएं ब्रजभाषा गद्य में रचित हैं। इसके अलावा जो सेठ 8 रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में है। शेष 8 रचनाएं बाकी जो शेष 8 रचनाएं हैं वह किसमें है, तो वह खड़ी बोली में है। ठीक है। माधव विलास जो है यह किस प्रकार की रचना है, ब्रजभाषा में रचित चंपू काव्य है। चंपू काव्य आप सब जानते हैं, गद्य और पद्य दोनों जहां पर मिश्रित होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है। लताइफी हिंदी, खड़ी बोली और ब्रज हिंदुस्तानी की लोक कथाएं हैं। हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज और हिंदुस्तानी। खड़ी बोली, ब्रज, हिंदुस्तानी बोलियों की सौ कथाएं हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से समझिएगा, इसमें 100 कथाओं का ये सम्मिलन है। ब्रजभाषा व्याकरण एकमात्र इनकी मौलिक रचना है। व्याकरण ही इनकी मौलिक। अब देखिए, व्यक्ति का जन्म जहां पर हुआ है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब ये हैं तो कहां के रहने वाले, ब्रज के रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से उस भाषा का प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले रचनाकार जो हैं सदल मिश्र का। सदल मिश्र जो है आरा बिहार के निवासी हैं। आरा बिहार के निवासी और फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा पंडित हैं। इनकी रचनाएं नासिकेतोपाख्यान, या चंद्रावली। डेट वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, 1803।
रामचरित्र, अध्यात्म रामायण पर आधारित है ये। किस पर आधारित है? आध्यात्म रामायण पर आधारित है। तीसरी रचना भी इनकी मिलती है, हिंदी पर्सियन वाकेबुलरी, वाके हिंदी पर्सियन वाकेबुलरी। अब जो इनकी नासिकेतोपाख्यान रचना है, यह कठोपनिषद से ली गई है और अनुदित रचना है। अनुदित, खड़ी बोली। अनुदित किससे है? तो कठोप निषद का यम नचिकेता संवाद। तो जो यम नचिकेता संवाद है, उसी संवाद पर यह आधारित रचना है। ठीक है, तो इसका मूल आधार क्या है? यम नचिकेता संवाद है। ठीक है, इसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा से गिलक्राइस्ट के आग्रह पर यह शुद्ध खड़ी बोली में बाद में रख दी जाती है। अब इनके ऊपर एक स्टेटमेंट आता है, एक कथन आता है जो काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहां तक हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, और जहां तक भी हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल। श्याम सुंदर दास ने श्याम सुंदर दास ने भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर निम्न
श्रेणियां बनाई पहला, इंशाअल्लाह खां के गद्य को प्रथम, सुदल मिश्र को दूसरा और लल्लू लाल के गद्य को लल्लू लाल के गद्य को तीसरा स्थान दिया। इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसको दिया, ये याद रखना है। पूर्वीपन एवं पंडिताऊपन के कारण पूर्वीपन एवं पंडिताऊपन के कारण इनकी भाषा में प्रमुख दोष है। तो किस वजह से दोष है, यह भी याद रखना है। अब बात करेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। इसकी बात करेंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। खड़ी बोली हिंदी के उन नायकों में भी इनका एक बड़ा नाम है, तो इस दृष्टिकोण से भी इन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। ये भारतेंदु के गुरु थे। इन्होंने कुल 32 रचनाएं की, जिसमें 18 हिंदी और बाकी उर्दू में हैं। यानी उन्होंने कुल कितनी रचना की, तो 32, और हिंदी में कितनी है, 18। ये भी आपको याद रखना है। अब हिंदी को एक गंवारी बोली कहते थे, और शुक्ल जी का एक कथन भी इस पे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको भी देख लेंगे। क्या लिखते हैं, राजा शिव प्रसाद ने उर्दू के अतिरिक्त हिंदी का पहला विरोध इसलिए किया था सितारे हिंद ने उर्दू के अतिरिक्त हिंदी का पहला विरोध इसलिए किया था
कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली था, कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। इनको डर था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसा तो नहीं है कि हिंदी सीखना पड़ जाए। उनका मत था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है तो उनका मत था कि अदालती कामों में जब उर्दू ही लाई जाती है, उर्दू ही काम में आती है, तो एक और जुबान का बोझ डालने से क्या फायदा। जुबान का बोझ डालने से क्योंकि उस समय अदालत की जो भाषा थी फारसी और उर्दू हुआ करती थी, तो हिंदी को क्यों लादा जा रहा है, इसका इनका विरोध था। भाखा हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुनने वे भाखा हिंदू की कथा वार्ता आदि कथा वार्ता सुने, यानी भाखा में हिंदी में लोग क्या करते थे, कथाएं सुनाते थे। कथा सुनते हुए हिंदी को सुनते हुए हिंदी को क्या कहते थे, गंवारू भाषा कहते थे। एक तो उनको डर था कि हिंदी सीखनी पड़ेगी, दूसरा ये था कि जब उर्दू और फारसी में कामकाज हो जा रहा है तो एक अन्य भाषा का क्या काम है। यह बात मुसलमान हिंदी को मुश्किल जबान कहकर विरोध करते थे। मुसलमान हिंदी को मुश्किल जबान कहकर विरोध करते थे। आचार्य शुक्ल, इसका कथन है, आचार्य शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। अब इनके विषय में शुक्ल जी एक जगह और कहते हैं कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वो बहुत चलती सरस हिंदी में थी। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी
लिखी वो बहुत चलती सरल हिंदी में थी। हिंदी में थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था। उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों इतिहास तिमिर नाशक में दिखाई पड़ता है। में दिखाई पड़ता है। मैंने बैताल पच्चीसी की भाषा का अनुसरण किया है। बैताल पच्चीसी की भाषा का अनुसरण किया है। अनुसरण किया है। बैताल पच्चीसी बिल्कुल उर्दू भाषा में है। किसका कथन है? यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कथन है। राजा शिव प्रसाद आम फाहम और खान पसंद भाषा का उपदेश देते रहे। सितारे हिंद हिंद आम फहम और खान पसंद भाषा का उपदेश देते रहे। उधर अपना रूप उधर हिंदी अपना रूप स्थिर करती रही। ये भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब इन्होंने एक अखबार भी निकाला था। बनारस अखबार की लिपि नागरी थी। की लिपि नागरी थी पर भाषा उर्दू थी। इनके उर्दू झुकाव पर भारतेंदु जी ने
इनका विरोध भी किया था। आगे, ये किस तरह की भाषा के समर्थक थे? तो ठेठ हिंदी के समर्थक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठेठ हिंदी के समर्थक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और अंग्रेजी और ठेठ हिंदी सभी को मिलाकर सभी को मिलाकर ठेठ हिंदी सभी को मिलाकर एक सर्वमान्य भाषा के पक्षधर थे। 1872 में अंग्रेजी सरकार ने सीआई इन्हें सीएसआई और 1887 में राजा की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। मानव धर्मसार, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, अब यह जो रचना है इनकी, यह 1 से 3 भागों में है। वीर सिंह का वृत्तांत, वीर सिंह का वृत्तांत, गीत गोविंदा दर्श, कबीर टीका, सिखों का उदय और अस्त,
उपनिषद सार, बैताल पच्चीसी, विद्यांकुर, वर्णमाला, ये रचना इनकी काफी महत्वपूर्ण है। वर्णमाला कई बार पूछी भी गई है। सैंडफोर्ड और मार्टन की कहानी, सैंडफोर्ड और मार्टन की कहानी, गुटका, ये स्कूली विद्यार्थियों के लिए उन्होंने लिखा था। भूगोल हस्तामलक की भाषा को रामविलास शर्मा ने भूगोल हस्तामलक की भाषा को सरल भाषा कहा है। ठीक है, या बोलचाल की भाषा कहा। तो अब इसमें श्रद्धाराम फिल्लौरी, नवीन चंद राय, राजा लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और अयोध्या प्रसाद खत्री, ये अभी और लोग रह गए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आप किसी भी मेंस के बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप एलटी का बैच लेते हैं तो आपको केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, इन तीनों का मेंस बैच मिल जाएगा। आप ईएमआरएस का मेंस बैच लेते हैं तो एनवीएस, केवीएस, एलटी मिल जाएगा। इनमें से कोई भी एक बैच लीजिए, बाकी सारे बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये ऑफर आपका केवल 1 जनवरी तक है। 1 जनवरी तक ऑफर है कि आप एक साथ कई मेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो मेंस बैच से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9628 95 92 37। इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के बैच से जुड़ सकते हैं। प्री और मेंस दोनों का बैच चल रहा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी का बैच चल रहा है। बीपीएससी टीयर 4 का बैच चल रहा है। यूजीसी नेट हिंदी का बैच चल रहा है। DSSB टीजीटी हिंदी का बैच चल रहा है। ये सभी बैचेस चल रहे हैं जिसमें आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप मेंस राइटिंग करना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध है। निःशुल्क मॉडल पेपर आप अगर लेना चाहते हैं एलटी मेंस का, तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, जिसमें आपको हम निःशुल्क पहला मॉडल पेपर दे देंगे यूपीपीएससी की कॉपी के साथ। हमें उसको प्रिंट आउट करवा लेंगे और उसी पे आप लिखकर आप हमें उत्तर भी भेज सकते हैं और हम आपका उत्तर चेक भी करेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक। और अगर आप संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी 2026 के लिए है, तब भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं संकल्प बैच के लिए भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।